ओके, तो आज हम लोग जो क्लास 12 की फिज़िक्स पढ़ रहे थे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ हमको लगता है कि दो इंट्रोडक्शन या दो लेक्चर हो चुका है। शुरू में तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इस सब के बारे में था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो कूलॉम्स लॉ पढ़ा था। कूलॉम्स लॉ को हम लोग समझे थे। कूलॉम्स लॉ में कुछ चीज़ें जो बची हुई थी उस इंट्रोडक्शन में, उसको आज हम समझते हैं। फिर इसमें कुछ आगे की चीज़ों को देखते हैं, जैसे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, या जो उसमें सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो कूलॉम्स लॉ में थोड़ी सी बातें बतानी जो है बच गई थी उसको हम थोड़े सा देख लेते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, कूलॉम्स लॉ में ये बताया गया था कि दो पॉइंट चार्ज थे, उनके बीच जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जो वैद्युत बल लगेगा वो कितना आएगा, वो सब हम लोग डिस्कस किए थे। आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था उस दिन की, जो दो पॉइंट चार्ज हैं, बिंदु आवेश हैं, उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो वैद्युत बल जो चार्ज थे, जो पॉइंट चार्ज थे, बिंदु आवेश थे, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती था और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। यानी कि इस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स F है वो चार्ज आवेश के जो गुणनफल है उनके अनुक्रमानुपाती, और इन चार्ज के बीच की जो दूरी है उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, व्युत्क्रमानुपाती था वर्ग के। ये हम लोग पढ़ चुके थे। अच्छा, इस पे हम बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो पिछले लेक्चर में ही हुआ है। इसका मतलब F इक्वल टू जब लिखा था तो एक बार K लिखा था, K पर डिस्कस हुआ था, फिर K को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था, पुट कर दिया था किसके जगह पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K की जगह पे। जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं, तो एक कांस्टेंट हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दिया था, और फिर क्या, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये पूरा का पूरा डिस्कस हो चुका था हम लोगों का। ओके, इसके अलावा इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या डिस्कस कर चुके थे, एप्सिलॉन नॉट की बीमा याद करिए। एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, डायमेंशन। वो डायमेंशन क्या था, याद करिए, m इनवर्स, फिर क्या था l टू द पावर -3, फिर क्या था t टू द पावर 4 था, और a स्क्वायर था, यही था शायद, हाँ यही था। ये एप्सिलॉन नॉट की क्या थी, बीमा थी। और ये भी पढ़ लिया था कि MKS सिस्टम में, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम में, एप्सिलॉन 0 की जो यूनिट थी, एप्सिलॉन नॉट की जो इकाई थी, वो हम लोग यहीं से लिख लिए थे। m मतलब क्या, वो द्रव्यमान से, मास से मतलब है, तो मास का MKS सिस्टम में किलोग्राम हो गया। तो हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि किलोग्राम इस पे पावर -1 हो गया। l दूरी को रिप्रेजेंट करता है तो ये मीटर हो गया, मीटर पे पावर -3 हो गया। t टाइम को करता है तो ये सेकंड हो गया, सेकंड पे पावर 4 हो गया। और ये क्या था, एम्पियर था, तो एम्पियर पे पावर कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ तक हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे, राइट। ये हम लोग जो है पिछले कूलॉम्स लॉ में हमने इस इंट्रोडक्शन को पढ़ चुका है। अब इसके आगे थोड़े सा चीज़ जो बचा हुआ है उसको देखते हैं, राइट। तो अब क्या करते हैं, जरा याद करिए। Q1 Q2 जो बिंदु आवेश रखे हुए थे, जो इस तरह से बिंदु आवेश थे Q1 Q2, ये Q1 था, ये Q2 था, और इसके बीच की दूरी R थी, यही ना था। तो Q1 Q2 जो आवेश थे, इसके बीच में यदि हम मीडियम की बात करें, माध्यम की बात करें, तो हम कहते हैं कि वो निर्वात है या वायु है। अब हम इसी को आगे डिस्कस करते हैं। जो निर्वात अथवा जो वायु रखे थे हम, उन दोनों को, जो दोनों चार्ज हैं उनके बीच में हम क्या करें, एक माध्यम रख दें। और उस माध्यम का कैसा माध्यम होना चाहिए, जैसे कोई कुचालक पदार्थ रख दें, जैसे मोम रख दें, पेपर रख दें, कांच रख दें, तेल रख दें, ये सारी चीज़ें रख दें। ध्यान दीजिए, ये जो हमने डिस्कस किया था, जो दोनों बिंदु आवेश थे उसके बीच में माध्यम क्या था, या तो निर्वात था, मतलब कुछ नहीं था, या तो वायु थी, एयर था।
अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों बिंदु आवेशों के बीच में हम एक माध्यम रख दे रहे हैं, कोई कुचालक पदार्थ रख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसे आज का इंट्रोडक्शन हम यहाँ से शुरू करते हैं, उसके फर्दर आगे शुरू करते हैं कि दोनों आवेशों के बीच में ऐसे यदि दोनों आवेशों के बीच में माध्यम क्या हम रख दें, कोई जो है कुचालक पदार्थ रख दें, इंसुलेटर रख दें, दोनों आवेशों के बीच में माध्यम हम ऐसा रख दें जिसका परावैद्युतांक क्या है, k है। तो यदि दोनों आवेशों के बीच में माध्यम जैसे कोई कुचालक पदार्थ और वो कुचालक पदार्थ क्या हो सकते हैं, कांच हो सकता है, मोम हो सकता है, पेपर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ये सब यदि दोनों आवेशों के बीच में माध्यम जैसे कुचालक पदार्थ ये सब आदि रखा हो तो हम ये मान लें कि जो माध्यम का परावैद्युतांक है तो माना तो ये हम मान लेते हैं यहाँ पे माना परावैद्युतांक जो है, माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो k है। माना माध्यम का k है, राइट। तो जैसे ये फिर से मैं रिपीट कर दूं कि ये जो हमने डिस्कस पढ़ा था उसमें आवेशों के बीच में माध्यम वैक्यूम था या एयर था। अब हम क्या कर रहे हैं कि आवेशों के बीच में माध्यम जो रख रहे हैं कुछ इस तरह का रख रहे हैं, कोई इंसुलेटर कुचालक रख रहे हैं और उसमें हम माध्यम का परावैद्युतांक क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। ओके, जैसे जब हम माध्यम निर्वात या वायु रखते हैं तो k का मान 1 हो जाता है, तो k वहाँ रखा नहीं जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो दोनों बिंदु आवेशों के बीच बल लगेगा, जो वैद्युत बल लगेगा, दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। अच्छा, ये जो F लिख रहे हैं, क्योंकि बीच में हमने एक माध्यम रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, तो यहाँ पर हम इसको Fk लिख रहे हैं। ये जो F है वो F क्या है, माध्यम, इन आवेशों के बीच का माध्यम वैक्यूम है तो सिंपल F लिखा हुआ है। Fk मतलब क्या है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच में जो माध्यम रखा हुआ है उसका परावैद्युतांक क्या है, k है, राइट। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो k यहाँ पे लिख देंगे Q1 Q2/r²। वैसे तो याद करिए इसी k की जगह पे जब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाए थे k लिखे थे और उसी k की जगह पर हमने क्या यूज किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज किया था। तो Fk की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2/r²। इतना न्यूटन हो जाएगा, ये बल है ना, तो इतना न्यूटन बल हो जाएगा। ओके, अब जरा हम समझते हैं एक बात को। यहाँ पर k क्या है, k जो है एक बीमाहीन नियतांक है। ये जो k आपने यूज किया यहाँ पर, इस k के बारे में क्या कहेंगे, ये जो k यूज किया है, सबसे पहले k क्या है, यह एक बीमाहीन नियतांक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, एक बीमाहीन नियतांक है। पहली बात इस k के बारे में। दूसरी बात ये हम समझेंगे कि इस k को क्या कहते हैं, यह k जो है उस पदार्थ का परावैद्युतांक कहलाएगा। कौन से पदार्थ का, जो माध्यम में रखा हुआ है, ये सब जो रखा हुआ है ना, इसी का क्या कहलाएगा, परावैद्युतांक कहलाएगा। यानी कि k क्या है, एक बीमाहीन नियतांक है जिसे उस पदार्थ का मतलब क्या,
वही जो पदार्थ रखा हुआ है उस पदार्थ का क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक कहते हैं। या इसी को हम एक और नाम देते हैं विशिष्ट परावैद्युतता। क्या? विशिष्ट परावैद्युतता। इसको आप कहते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, तो क्या हो गया, एक विमाहीन कांस्टेंट है, इसी को पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं या विशिष्ट परावैद्युतता कहते हैं। यहां तक की तो बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यहीं पे थोड़ा सा एक बात और भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो k का मान है, ये जो k है, अभी जैसे आपको बताया कि वायु अथवा निर्वात होती है तो k का मान 1 ले लेते हैं। जितना भी परावैद्युत बीच में जो बिंदु आवेश Q1 Q2 हैं, उनके बीच में जितना भी माध्यम परावैद्युत रखेंगे, मीन्स कुचालक रखेंगे, उन सभी के लिए k का मान 1 से बड़ा होगा। ये थोड़े सा कहीं हम मेंशन कर दे रहे हैं यहीं पे। क्या? सभी परावैद्युत के लिए, सभी परावैद्युत के लिए k का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। ओके, दूसरा क्या है, यदि मेटल है, धातु है, मतलब इन दोनों Q1 और Q2 आवेशों के बीच में जो माध्यम है वो कोई मेटेलिक मीडियम है, कोई धातु है, तो सभी धातुओं के लिए k का मान क्या होता है, इन्फिनिट होता है, अनंत होता है। यानी कि धातुओं के लिए हम क्या कह दें, धातुओं के लिए k का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है ना, धातुओं के लिए k का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। फिर यदि निर्वात है तो निर्वात के लिए तो बताया ही, निर्वात के लिए k का मान क्या होता है, निर्वात के लिए k का मान 1 होता है। और फिर बताया यदि वायु है तब भी हम k का मान क्या ले लेते हैं, 1 ही ले लेते हैं। वैसे तो बेसिकली वायु के लिए जो k का मान आता है वो एग्जैक्ट 1 तो नहीं लेते हैं, वो कुछ इस तरह से है 1.00059 कुछ इतना आता है अप्रॉक्सीमेट। ठीक है ना, और अब इतने के जगह पे हम क्या है, चूंकि इतना माइनर वैल्यू है कि हम k की जगह पे 1 ले लेते हैं, किसके लिए, वायु के लिए। इसे भी हम क्या मान लेते हैं, 1 ही मान लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, ये तो एक सिंपल सी बात हो गई। ये जो k है उसका मान निर्वात के लिए 1, वायु के लिए भी ये है तो इसके जी जो जगह पे 1 ले लेंगे। मेटल है तो इन्फिनिट हो जाएगा और परावैद्युत है तो 1 से बड़ा हो जाएगा। अच्छा जी, अब जल्दी से यहाँ देखते हैं, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नए इंट्रोडक्शन में जो डिस्कस कर रहे हैं, उस डिस्कस में Q1 और Q2 के बीच में जो माध्यम रखा हुआ है वो कोई कुचालक टाइप में रखा हुआ है, यानी k का मान क्या है, 1 से बड़ा है। तो जब k का मान 1 से बड़ा होगा, देखो नीचे हर में डेनोमिनेटर में 1 से बड़ी राशि आ रही है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे यहीं पर देखो r की वैल्यू जैसे जैसे बड़ी होगी, यानी कि Q1 Q2 के बीच में जो दूरी है जैसे जैसे अधिक होगा, f का मान कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो उसी तरह से k नीचे है ना, तो k का मान जब 1 से ज़्यादा होगा तो बल का मान, दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है उसका मान कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ से इस इक्वेशन से भी हम कह सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, इस इक्वेशन से कह सकते हैं कि यदि दोनों बिंदु आवेशों के बीच कोई पदार्थ रखा हुआ है, कोई माध्यम रखा हुआ है, इस तरह का कोई माध्यम रखा हुआ है, तो उस समय वैद्युत बल का मान क्या होता है, कम हो जाता है। वैद्युत बल का मान क्या होगा, घट जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं, एक फैक्ट लिख सकते हैं, यदि आवेशों के बीच ये जो पदार्थ रख रहे हैं ना, कांच, मोम, पेपर, ये सब जो रख रहे हैं आवेशों के बीच, इसी को हम, इसी पदार्थ को ही क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। तो यदि आवेशों के बीच क्या रखा हुआ है, परावैद्युत रखा हुआ है, यदि आवेशों के बीच क्या रख दें, कोई परावैद्युत हो, तो दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है, तो आवेशों के बीच
लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा या घट जाता है। ये बात तो बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा देखो आगे बढ़ते हैं। कुछ एक इक्वेशन है शुरू में जो F इक्वल टू 1/4πε0 Q1Q2/r² है, दूसरा Fk इक्वल टू है। यदि हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दें, समीकरण 1 में डिवाइड कर दें किससे, समीकरण 2 से, तो क्या आ जाएगा भाई, F में किससे डिवाइड करना है आपको, Fk से। जब डिवाइड करोगे तो पहले ये वैल्यू लिखोगे, F ऊपर है ना, तो पहले ऊपर ये वैल्यू लिख दो, क्या, 1/4πε0 Q1Q2/r²। इसमें डिवाइड करोगे, राइट, इसमें डिवाइड करोगे किससे, Fk से, यानी इससे डिवाइड करोगे Fk वाली वैल्यू से। तो डिवाइड का रूल ये है कि इसको तुम डिवाइड को क्रॉस कर दो, जो ये बाई है ना इसको यहाँ पर क्या क्रॉस कर दो, इनटू कर दो, तो जो यहाँ पर ये Fk की वैल्यू में नीचे का हिस्सा है ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4πε0 k, और क्या ये नीचे का ऊपर जा रहा है, और क्या ऊपर चला जाएगा r², और नीचे क्या आ जाएगा Q1Q2। ये सब छोटी चीज़ें हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे, समझाने की बात नहीं है, अब डिस्कस कर रहे हैं तो बोल दिया। ये Q1Q2 से Q1Q2 कट गया, ये देखो r² है, r² से r² कट गया, सिर्फ बचा कौन, k। तो F/Fk की वैल्यू क्या हो गई, k हो गई। k क्या है, k को क्या अभी आपने कहा, k को उस पदार्थ का परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो यहां से हम एक डेफिनेशन निकालेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, परावैद्युतांक की एक डेफिनेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परावैद्युतांक की हम परिभाषा कैसे यहां से देंगे, तो ये कह सकते हो, जैसे k के बारे में जरा समझना, यहाँ पे ऐसे हम कह सकते हैं, ये k जो है परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। इस k के बारे में तुम्हारा कोई बोले क्या है, तो k को तुम तो अभी बोले हो ना परावैद्युतांक है, k क्या है, परावैद्युतांक है। किसका परावैद्युतांक, जो माध्यम है उस माध्यम का परावैद्युतांक। तो k क्या है, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। तो हम यहाँ से जो डेफिनेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ हम ऐसे कर दें कि परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, ये जो टर्म्स यूज किया गया, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक को किसके लिए यूज किया गया, k के लिए यूज किया गया है। तो परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है भाई, F और Fk का अनुपात होता है, यही तो परिभाषा हुई, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक F और Fk का अनुपात होता है। अब F क्या है जरा वो बताओ, F क्या है कि निर्वात अथवा वायु में परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल है। तो जो हम ये कह रहे हैं परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक F और Fk का अनुपात होता है, तो F को एक्सप्लेन कर दो यहाँ पे, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक क्या, F को एक्सप्लेन करोगे तो क्या लिखोगे, निर्वात या वायु में परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है। ठीक है, तथा अब Fk को यहीं पे हम डिफाइन कर लें, तथा अब आवेश तो नहीं बदल रहा है ना, वही आवेश है वही दूरी है, तो उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर, दूरी नहीं बदल रही है, उतनी ही दूरी पर किस में रख रहे हो, Fk कब है, ये F के लिए जो आवेश है वही आवेश Fk के लिए, F के लिए जो आवेशों के बीच की दूरी वही Fk के लिए भी है।
तो उतनी ही दूरी पर कुचालक माध्यम में रखने पर लगे बल कैसा बल? वैद्युत बल लगे, वैद्युत बल का क्या होता है? अनुपात होता है, अनुपात होता है। हो गया ना? यहां पे के की परिभाषा समझ में आ गई। के क्या है? परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। एफ के बारे में क्या कहोगे? निर्वात अथवा वायु में परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा उन्हीं आवेशों और उतनी ही दूरी पर कुचालक माध्यम में रखने पर लगे वैद्युत बल का क्या होता है? अनुपात होता है। के की परिभाषा यहां से हमें मिल गई। अच्छा जी, अब जरा यहां पर देखें, के की परिभाषा एक जगह से और भी दी जा सकती है। कैसे दी जा सकती है वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 में देखो आया है एप्सिलॉन 0 के आया हुआ है। तो ये जो एप्सिलॉन 0 के है या एप्सिलॉन नॉट के है, ये हम मान लें, माना ये जो एप्सिलॉन नॉट के है ये किसके इक्वल टू है? एप्सिलॉन के इक्वल है। ध्यान दो क्या लिखा है? एप्सिलॉन नॉट के इक्वल टू एप्सिलॉन माना हुआ है। ओके, इसी एप्सिलॉन 0 के जगह पर एप्सिलॉन मान लेते हैं। अच्छा, आपको याद होगा एप्सिलॉन 0 क्या बताया गया था? एप्सिलॉन 0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पर जब डिस्कस किया गया होगा तो बताया गया होगा। एप्सिलॉन 0 के बारे में क्या बताया गया था? ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। ओके, और एप्सिलॉन क्या है? ये एप्सिलॉन 0 के जगह पे एप्सिलॉन लिख रहे हैं ना, तो एप्सिलॉन क्या है? वो माध्यम का है ना, तो एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन को क्या कहेंगे? माध्यम मतलब परावैद्युत, परावैद्युत की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है और एप्सिलॉन क्या है? परावैद्युत की वैद्युतशीलता है, परावैद्युत की वैद्युतशीलता है। ठीक है, ये जो है। अब यहां से हम के की डेफिनेशन दे सकते हैं। यहां से एप्सिलॉन 0 के इक्वल टू एप्सिलॉन है, तो हम यहां से लिख सकते हैं के इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो बताओ यहां से के की परिभाषा निकल सकती है कि नहीं? बिल्कुल निकल जाएगी। के बारे में क्या बताया गया? के क्या है? परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। तो हम कह सकते हैं के बारे में यहां से लिख सकते हैं परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। क्या इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? के को, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक क्या है? के है ना, इसी को हम अब यहां इस वाले डेफिनेशन से डिफाइन करेंगे। तो एप्सिलॉन को क्या कहोगे? परावैद्युत की वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन 0 को क्या कहोगे? निर्वात की वैद्युतशीलता। तो परावैद्युत की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को के कहते हैं, यानी कि परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। बिल्कुल ही जी, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या कह सकते हो? एप्सिलॉन की जगह पर क्या बोल दो? परावैद्युत की वैद्युतशीलता। ओके, क्या लिख दें? परावैद्युत की वैद्युतशीलता तथा ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको क्या लिख दो? निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? के कहते हैं। के मतलब परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युत
माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये पूरा हमारा इंट्रोडक्शन रहा किस पे, जो कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे थे, कूलॉम्स लॉ में थोड़ा सा जो छूट गया था उसका ये पूरा इंट्रोडक्शन हो गया आपका। ठीक है, ये देख लीजिए, आप पिक्स ले लें ऐसे। ओके, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई इशू नहीं होगा, क्लियर एकदम समझ में आ रहा होगा। पिक्स चाहें तो यहाँ से ले लें, ऐसे हो गया। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या होगा? अगला टॉपिक जो है कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप होगा। कूलॉम का जो वेक्टर फॉर्म है वो होगा, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। चलो इसको देख लेते हैं, एक छोटा सा ये टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। ये फिगर मैंने बना रखा है, जैसे देखो ये Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं। ओके, ये इनके पोजीशन वेक्टर को बता रहा है और ये लगने वाले बल को बता रहा है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ, जरा देखना। पहले सबसे पहले जो मैं मान रहा हूँ वो ये मान रहा हूँ कि Q1 और Q2 समान आवेश के हैं। जैसे पहले कंसिडरेशन में क्या मान रहा हूँ, Q1 तथा Q2 ये जो दोनों बिंदु आवेश हैं क्या है, दोनों समान आवेश के हैं। Q1 तथा Q2 दोनों क्या हैं, समान आवेश के हैं। अब जरा बताना तो भाई, यदि Q1 और Q2 दोनों ही समान आवेश का मतलब यहाँ पर ये समझ लेना ना कि या तो दोनों पॉजिटिव हैं, समान का मतलब यहाँ ये समझ लेना या तो दोनों ही क्या है, पॉजिटिव आवेश हैं, या तो दोनों ही क्या है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव आवेश है। अब जरा बताइएगा, यदि दोनों निगेटिव आवेश हैं या दोनों पॉजिटिव, तो Q1 और Q2 का यदि हम इनटू कर दें, तो यदि दोनों पॉजिटिव हैं तो दो पॉजिटिव का मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव आएगा, और यदि दोनों निगेटिव हैं, क्योंकि दोनों सेम चार्ज बोल रहे हैं, सेम साइन चार्ज है ना, तो दोनों समान आवेश के, यदि दोनों निगेटिव हैं तो Q1 में Q2 का यदि इंटू करें तो माइनस माइनस का इंटू फिर से प्लस होगा। यानी कि दोनों ही केसेज में यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज रहें या दोनों नेगेटिव चार्ज रहें, Q1 Q2 का गुणनफल पॉजिटिव हो जाएगा। और जब वो पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब हर पॉजिटिव जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। तो पहली बात हो गई कि यदि Q1 और Q2 दोनों सेम साइन चार्ज हैं, सेम चार्ज हैं, जैसे या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं, तो Q1 Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा अगला कंसिडरेशन क्या है वो जरा समझिएगा। अब हम ये मान रहे हैं कि Q1 का, जैसे वेक्टर फॉर्म है ना, तो Q1 का ये जो Q1 आवेश है, Q1 का Q2 के सापेक्ष पोजीशन यदि हम निकालें, Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन, ये सपोज किया गया है। Q1 का Q2 के सापेक्ष जो स्थिति विस्थापन है वो कितनी है, R12 है। क्या है, R12 है। ठीक है ना, ये विस्थापन है, इसलिए हमने क्या लिखा, वेक्टर। Q1 का Q2 के सापेक्ष जो विस्थापन है वो देखो इस दिशा में लिया हुआ है, इस दिशा में, वो कितना है, R12 है। समझ में आ रहा है? ओके, इसी तरह से हम क्या मान सकते हैं, Q2 का, जैसे अभी तो Q1 का Q2 के सापेक्ष है, अब Q2 का किसके सापेक्ष मान लें, Q1 के सापेक्ष जो स्थिति विस्थापन है वो क्या मान लिया जाए, वो R21 मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए, R21 मान लिया जाए। तो जरा देखो, R12 की दिशा इधर है तो R21 की दिशा किधर हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी, R21 की दिशा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है। Q1 का Q2 के सापेक्ष जो स्थिति विस्थापन है वो क्या है, R12 है, इस डायरेक्शन में है, और Q2 का Q1 के सापेक्ष जो है देखो R21 है, यहाँ से इस दिशा में है। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, अब जरा देखो,
जैसे एक चीज समझें, r12 यदि वेक्टर है, ये देखो r12 क्या है, वेक्टर है, r21 क्या है, वेक्टर है, सिर्फ हम ऊपर वेक्टर का एरो न लगाएं तो तुम ये कह सकते हो कि ऐसे r12 ये तो सदिश हो गया, इसका यदि हम मैग्नीट्यूड कहें, परिमाण कहें, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, r12 का परिमाण हम कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ r12, राइट। देखो जब मॉड का साइन लगाएंगे, दो पैरेलल लाइन है, मॉड का साइन लगाएंगे तो इसके ऊपर वेक्टर लिखेंगे, या हम मॉड का साइन हटाएं केवल r12 लिख दें, ऊपर वेक्टर ना लगाएं तो भी इसका ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, परिमाण, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। ठीक उसी तरह से r21 का यदि हम मैग्नीट्यूड करें, परिमाण करें, तो उसको कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ r21 ऐसे लिखेंगे, या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, r21 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, इनका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। अब जरा एक चीज यहीं पे समझ लें कि यूनिट वेक्टर क्या। अच्छा एक चीज जरा देखो, q1 q2 के बीच की दूरी, यदि हम r12 और r21 वेक्टर की बात करें तो दोनों दो चीजें हैं, क्योंकि r12 का मेजरमेंट यहां से इधर हुआ है और r21 का मेजरमेंट इधर से इधर हुआ है, मतलब q2 से q1 की ओर r12 है और q1 से q2 कितना है, r21 वेक्टर में है, लेकिन परिमाण में तो q1 q2 के बीच की दूरी बराबर है ना, तो हम ये तो कहेंगे ही यहाँ पर कि ये जो r12 है और r21 है, जब एरो न लगाएं, वेक्टर न लगाएं, तो ये तो आपस में क्या है, बराबर तो हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ इसमें डायरेक्शन का इशू आएगा इस वाले में, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब जरा देखो भाई, यूनिट वेक्टर क्या होता है, एकांक सदिश। r12 का यदि एकांक सदिश हमें निकालना है, r21 का, r12 का हमें एकांक सदिश निकालना है, तो एकांक सदिश कैसे निकलती है, किसी भी सदिश में, याद रखिए, किसी भी सदिश में यदि उसके मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण से भाग दे देते हैं तो वो एकांक वेक्टर में बदल जाता है। जैसे अभी समझ लो, जैसे हम ये कहें r21, ये क्या पढ़ेंगे, वेक्टर r21 का एकांक सदिश। एकांक सदिश मतलब क्या, यूनिट वेक्टर। क्या होगा, क्या अभी मैंने बताया, इस वेक्टर में मतलब r21 जो वेक्टर है, इसमें इसी के परिमाण से, जैसे r21 का परिमाण यही है ना, या तो ये है, इससे भाग दे दो, तो ये क्या बदल गया, यूनिट वेक्टर बदल गया। और यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हो, जैसे r21 वेक्टर है ना, r21 पर कैप लगा दो तो ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा। मीन्स क्या, ये जो लिखा r21 का एकांक सदिश, इसको हम क्या लिखेंगे, r21 वेक्टर लिखेंगे, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू इस सदिश में इसके परिमाण से भाग दे दो। ठीक उसी तरह से r12 का यदि हम एकांक सदिश लिखें, तो एकांक सदिश r12 का एकांक सदिश सिंबॉलिक क्या होगा, r12 कैप हो जाएगा, और ये वैल्यू कैसे मिलेगी, इसी वेक्टर में हम इसी के परिमाण से, इसका परिमाण क्या है, r12 है, इससे भाग दे लेंगे तो ये निकल जाएगा इसका एकांक वेक्टर। ये बात समझ में आ गई। दूसरी एक बात और समझनी है, जैसे कूलाम्ब्स लॉ में अभी आप देखेंगे कि इनके बीच की दूरी का वर्ग आता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी का क्या आता है, वर्ग। तो जो आपने दूरी मान रखा r12 या r21 वेक्टर में, तो वेक्टर r12 का यदि हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो जो स्क्वायर होता है वो हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है, और दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा मैग्नीट्यूड आता है, परिमाण आता है, स्केलर आता है, ये याद रखना है। तो जैसे ये हम कह रहे हैं कि r12 का यदि हम स्क्वायर करें, अभी जैसे ये r12 है लिखा हुआ, ये r12 ऐसे, जरा समझ लो इस बात को, r12 वेक्टर है ना, ये सदिश बताएगा, लेकिन अभी इसका हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर का मतलब हुआ r12 ये वेक्टर, फिर डॉट, ध्यान देना डॉट है, स्क्वायर का मतलब डॉट होता है, क्रॉस नहीं होता है, फिर r12, ये लाइन तो समझ में आ रही। अब ये दो सदिशों का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है हमेशा स्केलर आता है, वेक्टर नहीं आता है। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, यानी इन दोनों सदिशों का जब डॉट करेंगे तो स्केलर हो जाएगा, परिमाण आ जाएगा। तो उस समय इसको हम r12 स्क्वायर जब लिखेंगे तो यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे, याद रखना है। r12 वेक्टर स्क्वायर किया ना, तो हम ऐसे वेक्टर नहीं लगाएंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, स्केलर आएगी, r12 स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। एक बात समझ में आ गई।
क्योंकि कूलाम्स लॉ में जब अभी बीच की दूरी का वर्ग लिखेंगे तो r12 स्क्वायर लिखेंगे तो हम उस पर एरो नहीं लगाएंगे क्योंकि वो अदिश राशि हो गई। दूसरी बात तो, और अगली बात ये समझ लीजिए, यहाँ पर हमने ये पढ़ रखा कि r12 ये जो अभी अभी लिखा है r12 कैप इक्वल टू r12 वेक्टर अपान r12, ऐसे ही लिखा है ना, अभी तो ये चीज़ लिखा हुआ है। इसको जैसे वेक्टर में एक और भी बात होती है, जैसे मान लो कहीं लिखा है ए बी वेक्टर, इसका मतलब क्या है ए से बी पर जा रहे हो, और कहीं लिखा हुआ है बी ए वेक्टर, इसका मतलब क्या बी से ए पर जा रहे हो, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ए से बी पर जाओ चाहे बी से ए पर आओ, मैग्नीट्यूड तो सेम है, जितनी लंबाई जाना पड़ेगा उतना ही दोनों में जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या डायरेक्शन ए से बी की ओर जा रहे हो, इसमें क्या बी से ए की ओर जा रहे हो, तो यदि इस बी ए में ये दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि डायरेक्शन क्या है ए से बी की ओर है, इसमें डायरेक्शन बी से ए की ओर है, यदि दोनों को इक्वल करना है तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। अब तो बात समझ में आ गई ना। तो ये जो लिखा हुआ है r12 वेक्टर, इसको यदि हम r21 लिख दें वेक्टर तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, और नीचे तो ये r12 क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये तो लाइन समझ में आ रही है, नीचे क्या है r12 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब जरा बताओ ये जो r12 मैग्नीट्यूड है, अभी यहां पर लिखा है कि r12 मैग्नीट्यूड तो r21 के भी बराबर है। जैसे ये समझो r12 क्या है, परिमाण है, तो परिमाण चाहे r12 हो या r21 है, दोनों बराबर है, तो इस r12 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, r21 लिख सकते हैं। बोलो ये लाइन समझ में आई कि नहीं, है ना। और ये वैल्यू किसकी है, देखो यहाँ पर लिखा है ना r21 बाई r21 किसकी वैल्यू है, r21 की वैल्यू है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, r12 कैप इक्वल टू माइनस, ये वाला माइनस हटा लो, और ये जो वैल्यू है माइनस हटाने के बाद वो यही है कि नहीं है, तो इसकी जगह पर तुम क्या लिख सकते हो, r21 कैप, ठीक है ना। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हैं। सारी बातों को एकदम सिस्टमेटिक समझना है। अब बताओ कोई डाउट हो तो बोलो, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, अब हम यहाँ पे कूलाम्स लॉ का यूज करने जा रहे हैं। r12 और r21 के बारे में क्या कहोगे, r12 कैप और r21 कैप दोनों ही एकांक सदिश हैं, दोनों ही बराबर परिमाण के हैं, लेकिन दोनों की दिशाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। देखो इस दिशा में माइनस लगाया तब इसके बराबर हुआ है। ओके, अब हम फिर क्या लिखने जा रहे हैं, Q2 आवेश के कारण Q1 पर कितना बल लगेगा। जैसे इस Q1 पर बल लगाना है, किसके कारण लगाना है, Q2 के कारण, है ना। तो ये जरा देखना, हम लिख रहे हैं यहाँ पे आवेश Q1 पर लगने वाला बल किसके कारण, Q2 के कारण, है ना। Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल कितना है, F12, देखो Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या माना गया है, F12, और F12 का डायरेक्शन, ये तो वेक्टर है भाई, डायरेक्शन इधर है, ध्यान देना। तो F12 किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अभी अभी आपने लिखा है, क्या लिखा है, Q1 का Q2 के सापेक्ष जो स्थिति सदिश लिखा है R12 लिखा है ना, तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो R12 का स्क्वायर। और अभी मैंने समझाया R12 का स्क्वायर वेक्टर नहीं लगाओगे, वो क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक अभी ये सारी चीज़ें क्या हैं, अभी ये सारी चीज़ें यदि देखें तो हमने क्या लिख रखा है, ये सभी के सभी स्केलर ही लिखा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर हो गया ना, इसलिए ये पूरी राशि अभी क्या बता रही है, स्केलर बता रही है। जबकि यहाँ बल पे मैंने क्या लगा रखा है, वेक्टर लगा रखा है। तो वेक्टर यानी दिशा है, तो इसकी दिशा अब कौन बताएगा, इसकी दिशा यूनिट वेक्टर बताएगा। R12 है ना, तो यहाँ पर R12 कैप लिखेंगे। R12 कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, तो इसका परिमाण तो 1 ही हो जाएगा, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगी, लेकिन इसके लिखने से हमें क्या पता चल जाएगा, F12 की दिशा पता चल जाएगी। समझ में आ गया। इसको चलिए इक्वेशन कोई 1 कर देते हैं। अब इसी तरह से अभी तो आपने Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल है। अब क्या है, Q1 के कारण Q2 पर, यानी कि अब हम लिखने जा रहे हैं आवेश Q2 पर लगने वाला बल,
किसके कारण लगेगा ये बल? Q2 पर किसके कारण लगेगा? Q1 के कारण लगेगा। जैसे Q1 पर Q2 के कारण है और Q2 पर Q1 के कारण है, तो इस पर जो बल हो जाएगा वो क्या है, जरा देखो F21 है, इस पर तो F12 है। देखो Q2 पर Q1 के कारण जो बल लगेगा क्या लगेगा? F21 लगेगा। तो F21 इक्वल टू क्या लिखोगे? वही सेम चीज़ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब यहाँ जब जो दूरी लिखेंगे R21 हो जाएगा, है ना, ये R21 हो जाएगा। और जब R21 स्क्वायर करोगे तो वेक्टर रहेगा नहीं, ये तो स्केलर हो गया। और फिर अब इसकी दिशा कौन बताएगा भाई? अब इसकी दिशा कौन बताएगा? R21 कैप बताएगा। ये लाइन समझ में आ रही होगी। अब यदि आप देखें यहीं पर, तो यहाँ पर थोड़े सा मैं चेंजिंग करूँ, अभी जैसे लिखा भी है कि R12 बराबर, ये देखो ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसको यदि हम R12 लिख दें, जैसे देखना भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर, ये तो है ही। इस R21 के जगह पे इस माइनस को इधर कर दो, यानी कि क्या हम लिख सकते हैं? -R12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अभी समझाया गया यहाँ से, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस माइनस को हम यहाँ भेज दें, तो जब हम इस माइनस को यहाँ भेज देंगे तो क्या यही पूरी वैल्यू मिल गई कि नहीं? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल गया Q1 Q2 बाई, हाँ ये जरा देखो, चलो एक लाइन और हम इसमें बढ़ा लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, Q1 Q2 लिख दिया। अब जरा देखो R21 स्क्वायर, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है, स्केलर है, ध्यान दो। और यदि स्केलर है तो R12 और R21 तो बराबर है कि नहीं है? अभी पढ़ा ना, स्केलर है तो दोनों बराबर हैं। तो इस R21 को क्या लिख दें? R12 स्क्वायर लिख दें, क्योंकि स्केलर है, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस को उठा के मैंने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया? R12 लिख दिया कैप। अब तो समझ में आ गया होगा। और जब तुम देखोगे तो यही पूरी वैल्यू किसकी है? F12 की है। बिल्कुल मिला लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर मिल गया ना। तो इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? F12 लिख सकते हैं। और ध्यान दो यहाँ पर क्या लगा है? माइनस, और क्या है ये? वेक्टर। तो यहाँ से हमें देखो बहुत एक मिला, कंक्लूजन मिला, F12 इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। ठीक है, यहाँ से हम देखें तो न्यूटन थर्ड्स लॉ का एक्सप्लेनेशन होता है। हो गया कि नहीं हो गया? यही तो न्यूटन, जितना क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम यही तो है ना। तो देखो एक कंक्लूजन हमें यहाँ पर मिल गया। हमें लगता है कि बहुत जैसे कहने का तो वेक्टर फॉर्म आसान है, लेकिन इसमें डायरेक्शन के कारण चीज़ें हैं अच्छी हैं। आप बहुत ही पॉइंट वाइज समझाया गया है, समझेंगे, इसे नोट करेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर जो अभी तक डिस्कस हुआ है उसमें ये बताया गया कि Q1 और Q2 दोनों ही या तो पॉजिटिव हैं, दोनों सेम चार्ज हैं, या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, या तो दोनों नेगेटिव चार्ज हैं। तो ये इसका जो है, अब दोनों सेम चार्ज हैं तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। इसीलिए देखो यहाँ पर प्रतिकर्षण के कारण इसको F12 को इधर दर्शाया गया, F21 को इधर दर्शाया गया। देखो दोनों में रिपेल हो रहा है, दोनों बाहर की ओर जा रहे हैं, प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है, ओके, ये तो बात समझ में आ गई कि अभी जो हमने इंट्रोडक्शन दिया ये पूरा इसको समझा रहा है। किसको समझा रहा है? प्रतिकर्षण को समझा रहा है, रिपेलिंग को समझा रहा है। ओके, अब हम समझते हैं यहीं पे छोटा सा, क्या समझ लें, ऐसा अभी तो Q1 Q2 सेम चार्ज थे, समान चिन्ह वाले आवेश थे। यदि हम ये मान लें कि Q1 और Q2 विपरीत प्रकार के, विपरीत चिन्ह वाले आवेश हैं, हम यहाँ ये मान रहे हैं यदि Q1 व Q2 विपरीत चिन्ह वाले आवेश हैं, तो अब एक प्लस है तो एक माइनस होगा। तो उस केस में यदि Q1 और Q2 का इंटू करेंगे, एक प्लस है एक माइनस है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई माइनस आएगा। और जब मल्टीप्लाई माइनस होगा तो ये वैल्यू की क्या होगी? 0 से छोटी हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि तब जो F21 है वो क्या होगा? ऐसे हम कह सकते हैं तब तो F21 किसके अनुदिश होगा? चूंकि विपरीत है ना,
तो आकर्षण होगा, विपरीत चिन्ह है तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो उस समय F21 किसके अनुदिश हो जाएगा, -R21 की, ये मतलब -R21, या आप ये कह सकते हैं क्या, इसी को क्या कह सकते हैं, R12 कह सकते हैं, कि अनुदिश होगा। जरा समझो, F21 किसके अनुदिश हो रहा है, R12 के अनुदिश हो रहा है। देखो बल इधर है और वो किसके अनुदिश हो रहा है, R21 के अनुदिश हो रहा है। R21 माइनस है तो R21 माइनस है तो R12 हो गया, और R12 की दिशा क्या हो गई, ये हो गई R12 की दिशा। तो यदि दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण होगा तो देखो F21 की दिशा R12 की होगी, और इसी का अपोजिट भी लिख सकते हो, F12 की दिशा वो किधर होगी, हम उसको -R12 कर लें, या जब माइनस है, माइनस हटाओगे तो इसको R21 कह सकते हो। राइट, ये लाइन समझ में आ रहा है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पर ये पूरा डिस्कस हमने कर दिया कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ओके, फिर से आप क्लियर हो लीजिए, यदि दोनों समान आवेश के हैं, दोनों क्या हैं, समान आवेश के हैं, तो F12 की दिशा किधर है, R12 के अनुदिश है। और यदि विपरीत आवेश हैं तो देखो F12 की जो F12 बल लगेगा वो किसके अनुदिश लगेगा, R21 के। ध्यान देना, समान आवेश है, समान चिन्ह वाले आवेश हैं, तो F12 की दिशा R12 के अनुदिश है। लेकिन यदि विपरीत है तो F12 की दिशा किसके अनुदिश है, R12 नहीं है, R21 के अनुदिश है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर है, ठीक। तो ये जो है हमारा पूरा डिस्कशन हो गया कूलाम्स लॉ का सदिश निरूपण पे। कूलाम्स लॉ का यदि सदिश निरूपण की बात करें तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये होगा कि चूंकि इस तरह का रिलेशन मिला है, तो ये रिलेशन क्या बताता है कि दोनों आवेशों पर जो बल लगेगा वो बराबर लगेगा और विपरीत लगेगा। F12 इक्वल टू -F21, ये क्या बताता है, दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर जो बल लग रहा है वो परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। इसका मतलब क्या हुआ कि कूलाम्स लॉ जो है न्यूटन के थर्ड लॉ का पालन करता है, फॉलो करता है, ठीक है। अब इसको मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने क्या बोला फिर से सुनिए, मैंने बोला F12 से इक्वल टू -F21 पर आप क्या डिस्कशन देंगे, क्या कंक्लूजन देंगे, कि दोनों आवेशों पर यानी Q1 Q2 पर दोनों आवेशों पर जो बल लगेगा वो समान बल लगेगा, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कूलाम्स लॉ न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो कर देता है, बता देता है, ठीक है। यानी कि F12 और F21 क्या बनाएंगे, एक क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बना देंगे, ओके। और दूसरा यह है कि जो Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो बल है F12 और F21 क्या है, परस्पर विपरीत है। ये वही बात है जैसे F12 की दिशा और F21 की दिशा एक ही लाइन में है, लेकिन उनकी दिशा क्या है, विपरीत है। ये जो है कूलाम का वेक्टर निरूपण है। तो एक बार आप इसे फिर से देख लीजिए, इसका पिक्स ले लीजिए और इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। यदि कहीं डाउट होगा तो हमें कमेंट करिएगा। कल हम लोग देखिए या तो केमिस्ट्री का एक लेक्चर पढ़ेंगे या फिर फिजिक्स में ही नेक्स्ट कुछ पढ़ लिया जाएगा, देख लिया जाएगा। राइट, ओके जी, थैंक यू।